बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो करने जा रहे हैं टैपेट की एडजस्टमेंट के ऊपर। एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिसमें हम टैपेट्स को होंडा सिटी के अंदर जो टैपेट्स एडजस्ट करते हैं उसके लिए क्या क्या एक्सेस रिक्वायर्ड होती है और किस तरीके से टैपेट्स को एडजस्ट किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। बिफ़ोर के हम ये वीडियो स्टार्ट करें, हम ब्रीफली बात कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर कि टैपेट से एसोसिएटेड क्या इश्यूज़ हैं और इसकी क्या क्रिटिकलिटी है और क्यों इसको एडजस्ट कराना चाहिए। जनरली मार्केट में आपको नॉइज़ की बेसिस के ऊपर कि टैपेट नॉइज़ कर रहे हैं या टैपेट नॉइज़ी हैं, उसकी बेसिस के ऊपर टैपेट एडजस्ट किया जाता है, जबकि इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है इंजन की परफॉर्मेंस से, इंजन की मैकेनिकल हेल्थ के साथ। सो मच सो गाड़ी को ओवरहीट करने में भी ये कंट्रीब्यूट कर जाते हैं अगर टैपेट्स मिस एडजस्टेड हों। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो पर्टिकुलरली जो होंडा सीरीज़ की गाड़ियाँ हैं, इनके अंदर जो टैपेट्स हैं रॉकर आर्म टाइप के, उनमें जिनके अंदर स्क्रू के साथ एडजस्टमेंट होती है, या सुजुकी में या कुछ और पुरानी गाड़ियों के अंदर इस तरह के टैपेट्स होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंट होता है कि इनकी एडजस्टमेंट आउट हो जाती है। तो अब हम ब्रीफली बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। हम एक अलहदा से वीडियो भी करेंगे, डिटेल लेक्चर करेंगे, फॉर्मल लेक्चर टाइप। हाउएवर अभी हम ब्रीफली टच कर देते हैं कि क्यों ये टैपेट्स क्रूशल हैं, क्रिटिकल हैं और इनसे एसोसिएटेड क्या क्या इशू हो सकते हैं। टैपेट्स वेल्व जो सिलेंडर के अंदर खुलते हैं इनटेक के लिए और एग्जॉस्ट के लिए, उन वेल्व्स को पुश करने के लिए कैम शाफ्ट की मदद से, उसके ऊपर कैम्स लगी होती हैं कैम शाफ्ट के ऊपर, और उनके साथ जनरली रॉकर्स अटैच होते हैं जो जाके वेल्व्स को प्रेस करते हैं, जो अपने टाइम के ऊपर जाके इनटेक के टाइम पे इनटेक का वेल्व खुलेंगे और सिलेंडर की अपनी टाइमिंग होती हैं और कैम्स उसी हिसाब से कैम शाफ्ट के ऊपर एडजस्टेड होती हैं। तो इनका काम होता है कि वेल्व्स को अपने अपने टाइम पे खोलना, और स्प्रिंग लोडेड होते हैं वेल्व्स। जैसे ही ये इसके रॉकर आर्म्स ऊपर से हटते हैं, टैपेट्स ऊपर से हटते हैं, वापस कैम पीछे जाती है, तो ये स्प्रिंग की मदद से वापस क्लोज़ हो जाते हैं और आपका सिलेंडर के अंदर जो वो वेल्व है वो क्लोज़ हो जाएगा। अब इनकी एक रेंज होती है टैपेट्स की, इनटेक की अलहदा होती है और एग्जॉस्ट की। इनटेक की थोड़ी कम होती है और एग्जॉस्ट की थोड़ी क्लियरेंस जो है ना ज़्यादा रखी जाती है, और ये मैन्युफैक्चर की सेटिंग के मुताबिक होनी चाहिए, और ये बहुत ही क्रूशल है जैसे मैंने पहले कहा इंजन की परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्यों दिए गए हैं, ये इसलिए है कि वेल्व की जो स्टेम होती है जो ऊपर आके जिसको ये कैम या रॉकर प्रेस करता है, इसके ये जब गाड़ी इंजन गर्म होता है रनिंग के दौरान, तो इसका मटेरियल एक्सपेंड करता है, तो इसी वजह से एक क्लियरेंस रखी जाती है ताकि थर्मल एक्सपेंशन को केटर किया जा सके। इस वजह से ये क्लियरेंस का सिस्टम सारा रखा जाता है। अगर क्लियरेंस कम ही रखी जाएगी तो इसको हम कहते हैं कि टू टाइट, कि बहुत ज़्यादा टाइट हैं टैपेट्स, और जब ज़्यादा टाइट होते हैं तो ये ज़्यादा टाइम के लिए भले इनटेक हो एग्जॉस्ट हों ये खुले रहेंगे, और इस हद तक हो सकता है कि जब गाड़ी गर्म हो और एक्सपेंड करें और आपने ऑलरेडी उनको टाइट रखा हुआ है, लोअर लिमिट से भी नीचे रखा हुआ है, तो होगा ये कि ये ज़्यादा देर के लिए खुले रहेंगे, और ये भी हो सकता है ये पार्शली सीट प्रॉपर करें ही ना। जब ये सीट नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका कंप्रेशन लॉस होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ जब लोअर रेंज से भी आप नीचे रखेंगे, यानी कि टाइट रखेंगे टैपेट्स को, तो कंप्रेशन लॉस होगा। कंप्रेशन लॉस से एसोसिएटेड आपकी फ्यूल इकोनॉमी ख़राब होगी, आपकी इंजन की पावर डाउन होगी, आपकी स्टार्टिंग के भी इश्यूज आएंगे। जनरली जब पर्टिकुलरली जब इंजन ठंडा है तो वो एक्सपेंशन कॉन्टैक्ट हो जाता है, मटेरियल मेटल कॉन्टैक्ट हो जाता है जब ठंडा होता है इंजन, तो उस वक्त हार्ड स्टार्टिंग हो सकती है, हेजिटेशन हो सकती है कि गाड़ी खड़ी हुई है और स्टार्ट है, और स्टार्ट जैसे ही आपने किया वो हेजिटेट कर रही है आइडल आरपीएम के ऊपर, तो ये प्रॉब्लम एसोसिएट होते हैं। इसके अलावा ये ब्लो बाय भी काज करेंगे, क्योंकि स्लाइटली जब ये इसका ओपन, ये सिलेंडर के अंदर ज़्यादा टाइम के लिए आपका एग्जॉस्ट वेल्व पर्टिकुलरली जब ओपन होगा ज़्यादा टाइम के लिए, डिज़ायर्ड टाइम से टू टाइट होने की वजह से, ज़्यादा टाइट होने की वजह से, तो आपकी जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो ऑयल के साथ आएंगी, तो ब्लो बाय बनेगा। ना सिर्फ ये हो सकता है बल्कि ये भी हो सकता है कि ऑयल ज़्यादा हीट अप होने की वजह से इंजन आपका ओवर हीट हो जाए, और साथ साथ ये है कि ज़्यादा हीट अगर उसकी टाइटनेस बहुत ज़्यादा है तो ये भी हो सकता है कि ऑयल इंजन के जो कंबस्टन चैम्बर है या सिलेंडर है उसके साथ होके बर्न हो, और आपको गाड़ी जब आप स्टार्ट करें सुबह सुबह या ठंडे टाइम के ऊपर वो ब्लू स्मोक दे, यानी कि धुआं दे कि ऑयल बर्न हो रहा है, तो ऑयल इन वेल्व के थ्रू जो कि स्लाइडली ओपन है वो नीचे जाएगा, और नीचे जाके सिलेंडर के अंदर बर्न होने के चांसेस भी बच जाते हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा मिसिंग हो सकती है किसी सिलेंडर के अंदर, जिस सिलेंडर के वेल्व्स जो ज़्यादा टाइट हैं, कंप्रेशन लॉस होगा,
कंप्रेशन लॉस होगा तो ऑब्वियसली उसके साथ ज़्यादा मिस फायर होने के चांसेस हैं, और लो कंप्रेशन होगा तो मिस फायर होगा। और इसके अलावा ये लो पावर भी हो सकती है, टाइट हो, टू टाइट हो, बहुत ज़्यादा टाइट हो, बहुत ज़्यादा लूज हो, दोनों सूरतों में। बहुत ज़्यादा टाइट होंगे तो कंप्रेशन लॉस की वजह से पावर लॉस होंगे, और बहुत ज़्यादा लूज हो तो उसमें एयर की एंट्री कम हो जाती है, उस पर अभी हम बात करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी पावर लो पावर होगी, गाड़ी अंडर पावर रहेगी। अब हम बात करते हैं कि जी क्यों जो ज़्यादा खुले होंगे या टू लूज या ज़्यादा लूज जो टैपेट्स होंगे उनसे क्या प्रॉब्लम आते हैं। उसमें अगेन रिड्यूस पावर, जैसे मैंने अभी बात की, पुअर माइलेज होगी, क्योंकि जो ब्रीदेबिलिटी है इंजन की वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। जब ज़्यादा क्लियरेंस होगी तो जब रॉकर आर्म नीचे आएगा तो उसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, और कुछ देर, और जितने टाइम के लिए उसको ओपन होना चाहिए वाल्व वो उतने टाइम के लिए नहीं, बड़े शॉर्ट टाइम के लिए होगा। इसके अलावा टैपेट जब ज़्यादा लूज़ रखे जाते हैं तो नॉइज़ी भी होते हैं, और नॉइज़ी होने के साथ जैसे ही आप इससे भी, यानी कि एक ख़ास लिमिट से भी ज़्यादा आप उसको लूज़ रखते हैं तो होगा ये कि वो वाल्व जब अब्रप्टली खुलेगा, इसी तरह अब्रप्टली क्लोज होगा तो होगा ये कि उसका स्प्रिंग उसको बड़ी ताकत के साथ, क्योंकि कैम की जो लोब है वो जैसे ही हटेगी वो फ़ौरन आगे स्प्रिंग क्लियरेंस बहुत बढ़ जाएगी, और वो स्प्रिंग फ़ौरन वेल्व को ऊपर उठाएगा, और जो वेल्व की सीट है सिलेंडर हेड के अंदर, वो सीट डैमेज, इवेंचुअली डैमेज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ठक ठक करके वो लगेगा। तो इस वजह से आपके वेल्व के ख़राब होने का, वेयर ऑफ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं जो जब ज़्यादा लूज़ आप रखते हैं। तो इस वजह से जो मैन्युफैक्चरर ने अपनी सेटिंग दी होती हैं उन सेटिंग पे रखना चाहिए। जो वेल्व क्लियरेंस है उनको लाजमन फॉलो करना चाहिए, भले आप अपर लिमिट पे जाते हैं। जनरली मैकेनिक्स हजरात की कुछ अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन में वो बार बार चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से जब एडजस्ट करते हैं तो उनकी फाइंडिंग ये होती है कि अगर इनकी सेटिंग इस तरह से रखें तो माइलेज ज़्यादा होती है। आप माइलेज ज़्यादा करा लेंगे, कुछ और चीज़ें, कुछ और परफॉर्मेंस पैरामीटर बढ़ा लेंगे, लेकिन ये होगा ये कि जब आप मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन से हटेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इंजन के अंदर, और इंजन की हेल्थ कंप्रोमाइज़ होगी। तो इस पर्टिकुलर इंजन की जो लिमिट है क्लियरेंस की, वो इनटेक वाल्व की 0.15 मिलीमीटर से लेके 0.19 या 0.20 मिलीमीटर है, और जो एग्जॉस्ट की है वो 0.26 से लेके 0.30 मिलीमीटर की क्लियरेंस है। और इसको अपर लिमिट पे जनरली जब इंजन थोड़ा पुराना हो जाता है तो अपर लिमिट पे लोग रखते हैं, बट अगेन वही बात है कि अगर आपने अपर लिमिट पे भी रखना है तो मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन के मुताबिक रखा जाए। और फिर इसमें जो होंडा के केस में पर्टिकुलरली आपको तकरीबन 30 से 50 हज़ार किलोमीटर के बाद इसकी टैपेट्स की क्लियरेंस लाजमन चेक करा लेनी चाहिए, और उस ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट होने चाहिए। और अदरवाइज़ अगर आपकी गाड़ी कम चल रही है तो भी 2 साल में एटलीस्ट एक दफ़ा टैपेट्स की एडजस्टमेंट होनी चाहिए, उसकी क्लियरेंस चेक होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि इसकी एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्सेस इसकी कैसे स्टार्ट होगी। और एक्सेस में सबसे पहले ये जो एयर बॉक्स है इस गाड़ी का, ये रिमूव होगा। उसके बाद इनटेक मैनिफोल्ड, थ्रॉटल बॉडी को पहले उतार के भी हो सकता है, थ्रॉटल बॉडी समेत इनटेक मैनिफोल्ड भी उतारी जा सकती है, ये उतारेंगे। और उसके बाद इसके नीचे जो टैपेट कवर है, जो कि इस जगह ये सारा है, इस इनटेक के नीचे है, उसको हम रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले जब आपने एयर बॉक्स रिमूव करना है तो एयर बॉक्स का सबसे पहला बोल्ट ये है, इसको रिमूव करना है। और एक बोल्ट यहाँ पे इस जगह पे होता है, इस गाड़ी का नहीं लगा हुआ, ये आपको होल सा नज़र आओगे जहाँ पे मेरा फिंगर पॉइंट कर रही है। बैटरी को इससे पहले लाजमन उतार लेना चाहिए, और उससे पहले आप फ़िल्टर को रिमूव कर सकते हैं। फ़िल्टर के लिए ये क्लिप्स लगे हुए हैं, ये क्लिप्स आप ओपन करेंगे। उसके अलावा एक क्लिप यहाँ पे है और एक क्लिप यहाँ पे, इसको रिमूव करेंगे, ये प्लग उतरेगा और फिर इसको आप रिमूव करेंगे। इसके अलावा आपने इस क्लिप को आपने रिमूव करना है, ओपन करना है, और यहाँ पे जो स्क्रू है इसको अनटाइट करना है, सो दैट के थ्रॉटल बॉडी से ये पूरा एज ए असम्बली उतरेगा। सिर्फ फ़िल्टर वाला बॉक्स आप पहले उतार सकते हैं उतारना चाहें तो, अदरवाइज़ ये है कि आप ये खोलेंगे, इसको पूरी की पूरी असम्बली को रिमूव करेंगे। अगर बैटरी उतरी हो तो ईजिली रिमूव हो जाता है, बैटरी ना उतरी हो तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होने के चांसेस। अगर बैटरी से उतारे बगैर आप चांस लेना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस ये होगी कि जो ग्राउंड है बैटरी का वो लाजमन इससे डिस्कनेक्ट कर लें, ताकि अगर इनएडवर्टेंटली यहाँ पे कोई चीज़ मेटालिक टच होती है बॉडी के साथ तो बैटरी शॉर्ट ना हो।
एयर फिल्टर और एयर बॉक्स हम अब उतार चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो हमने इनटेक मैनिफोल्ड उतारनी है, और इनटेक मैनिफोल्ड के साथ थ्रॉटल बॉडी लगी हुई है। थ्रॉटल बॉडी को हम पहले भी उतार सकते हैं, या अगर उसकी सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टैपेट के लिए हमने रिमूवल करनी है, तो फिर हमने इनटेक मैनिफोल्ड को थ्रॉटल समेत उतार लेना है। इसको उतारने के लिए एक तो इस जगह के ऊपर 1 2 3 4 5 ये तकरीबन 5 बोल्ट हैं जिनको हम रिमूव करेंगे। 12 मिलीमीटर के हैं। ये जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पे ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप रिमूव हो जाएगी। और फिर ये मैप सेंसर है, मैप सेंसर का ये प्लग रिमूव करेंगे। फिर ई वैप वैल्व का ये प्लग रिमूव करेंगे। और यहाँ पे ये ब्रैकेट इस जगह पे लगी होती है, इस ब्रैकेट को भी हम रिमूव करेंगे, ताकि ये जो लीड है जो कि मैस एयर फ्लो सेंसर को जा रही है, जिससे हमने एयर बॉक्स के ऊपर लगा होता है, जिससे हमने ये उतारी थी, इसको हम सेपरेट कर सकें, ताकि ये इसके साथ इनटेक मैनिफोल्ड जब हमें उतारे तो हम इनको इजीली रिमूव कर सकें। इसके अलावा ये जो ई वैप की होज़ है, इस कनेक्शन को रिमूव करेंगे। फिर कूलेंट के कुछ कनेक्शंस हैं, एक ये कनेक्शन है और एक ये कनेक्शन है, इसको रिमूव करेंगे। ये कूलेंट का कनेक्शन है और दूसरा प्रॉब्ली ये वाला है। थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे, मैं 1 मिनट देखता हूँ। ये कूलेंट का कनेक्शन है, ये वाला, इसको रिमूव करेंगे। और फिर ये जो चारकोल कनस्तर से आ रही है, ये पीछे चारकोल कनस्तर है इसका, इस जगह के ऊपर यहाँ से ये होज़ आ रही है, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे, ताकि जब हम इस पूरे यूनिट को उतारें तो इसका प्रॉब्लम ना हो। साथ में हमने थ्रॉटल बॉडी का जो ग्रिप है प्लग का, इसको रिमूव करेंगे। और उसके बाद 2 और 8 मिलीमीटर के 2 बोल्ट हैं यहाँ पे, इस जगह पे, इन दोनों को हम रिमूव करेंगे। और साथ में ये जो होज़ है, ये बेसिकली होज़ जा रही है ब्रेक बूस्टर पे। ये यहाँ से रूट होते हुए, इसको अगर हम देखें तो ये यहाँ पे ब्रेक बूस्टर की तरफ जा रही है, वो यहाँ पे इस जगह के ऊपर ब्रेक बूस्टर है। तो इस तरह से हम इसको रिमूव कर लेंगे इंशाल्लाह। इनटेक मैनिफोल्ड रिमूव हो चुकी हुई है। अब हमने टैपेट को एक्सेस करने के लिए, कैम शाफ्ट को एक्सेस करने के लिए हमने ये जेन कवर रिमूव करना है, जिसको सिलेंडर हेड कवर भी कहते हैं, जेन कवर भी कहते हैं। इसके ऊपर ये बोल्ट लगे हुए हैं 12 mm के, या प्रॉब्ली 10 mm जी 10 mm के। ये 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8, और इसको अगर मैंने पहले नहीं गिना तो ये 9। तो ये बोल्ट ओपन करने पड़ेंगे। और ये जो पीसीबी सिस्टम की फ्रेश एयर की होज़ यहाँ पे आ रही है, इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये जो कॉयल हैं, कॉयल ऑन प्लग, जो इंजन की कॉयल्स हैं, ये उसके प्लग्स हैं, और ये उसकी बस बार है। इसको यहाँ से आराम से इजी सी इसको क्लिप को करेंगे और इसको इस तरफ को पुश करेंगे, तो ये इजीली रिमूव हो जाती है। और उसके बाद इन बोल्ट को खोल के जेन कवर हम उतार लेते हैं। और ये याद रखिए कि जब भी आप जेन कवर क्लोज़ करने लगें तो इनका टार्क बहुत कम होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता टाइट करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि या प्लास्टिक की बॉडी क्रैक हो जाएगी या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको माइनर टार्क के साथ, अंदाजे के साथ, बहुत ग्रेजुअली और बहुत प्यार के साथ इसको टाइट करना है, और ज़्यादा टाइट नहीं करना। एयर फिल्टर वाला एयर बॉक्स, इनटेक मैनिफोल्ड और जो जेन कवर है वो हम उतार चुके हैं। और ये सामने आपको
कैम शाफ्ट नज़र आ रही है जिसके ऊपर ये टैपेट्स लगे हुए हैं। ये इनटेक साइड के फर्स्ट सिलेंडर के टैपेट्स हैं 2, और 2 ये एग्जॉस्ट के, और इसी तरह से सेकंड सिलेंडर के इनटेक, एग्जॉस्ट, थर्ड, फोर्थ। तो ये टैपेट्स हैं, और यहाँ पे होंडा सिटी के अंदर ये प्रोविजन अवेलेबल होती है कि ये एक चेक नट लगा हुआ है, अंदर स्क्रू है। इस स्क्रू चेक नट को लूज़ करके स्क्रू के साथ हम इसको टाइट या लूज़ कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलर इंजन जो कि 1300 सीसी वाला है और मैनुअल गाड़ी है, और इसमें सिंगल कैम है जिस तरह से हमें नज़र आ रही है, सिंगल कैम शाफ्ट है। और इस तरह के इंजन को SOHC सिंगल ओवरहेड कैम एंड टाइप इंजन भी कहते हैं। दूसरे इंजन जिस तरह से कल्टस न्यू शेप है उसमें DOHC है, डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट। उसमें 2 कैम शाफ्ट है, इनटेक वेल्व के लिए अलहदा लंबी कैम शाफ्ट है और एग्जॉस्ट वेल्व के लिए अलहदा लंबी कैम शाफ्ट है। अब इसमें जो इनटेक के इस इंजन का, इस गाड़ी का मैनुअल कहता है इनटेक के जो वेल्व की क्लियरेंस है वो 0.15 मिलीमीटर से लेके 0.19 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। और एग्जॉस्ट की जो क्लियरेंस है वेल्व टैपेट्स की या लिफ्टर्स भी कहते हैं, टैपेट्स भी कहते हैं, फॉलोवर्स भी कहते हैं, तो यहाँ पे जो क्लियरेंस है वो 0.26 से लेकर 0.30 मिलीमीटर होनी चाहिए। और चूँकि पुराना इंजन है तो बहुत सारे जो प्रैक्टिकली हमारे टेक्नीशियंस हैं जो कि उनका प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होता है, उनके मुताबिक ये है कि पुराने इंजन के अंदर, इस होंडा सिटी के अंदर, अगर आप इनटेक के वेल्व बजाय ये कि मैक्सिमम 0.9 है, इसको 0.20 जो कि 0.08 इंच प्रॉब्ली बनता है उस पे एडजस्ट करें, और इसको मैक्सिमम जो इसकी रेंज है 0.30 की एग्जॉस्ट की उस पे एडजस्ट करें, तो आपको ये अच्छी एवरेज फ्यूल एवरेज देता है। पिक भी आपको अच्छी मिलती है, शहर के अंदर भी, लॉन्ग रूट के ऊपर भी फ्यूल एवरेज अच्छी होती है। अब एक चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि जब हम इसको लोअर लिमिट पे रखते हैं, 0.15 पे अगर हम रखते हैं या उससे नीचे रखते हैं, तो क्या होता ये है कि यहाँ पे कैम होती है, कैम शाफ्ट, हर कैम शाफ्ट के ऊपर हर फॉलोअर के लिए कैम होती है, जो हल्का सा सिरा है, इस तरह की शेप होती है। जब ये सिरा नीचे आता है तो इसको प्रेस करेगा और ये फिर नीचे प्रेस होगी, और यहाँ पे जो वेल्व हैं वो सिलेंडर के अंदर खुलते हैं, इस तरह से वो नीचे दबता है और वो सिलेंडर के अंदर खुल जाता है, और एयर एंटर होती है। इसी तरह से जब ये खुलता है तो एग्जॉस्ट सिलेंडर से बाहर निकलती है और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में चली जाती है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट का तरीक़ाकार क्या है। इसकी एडजस्टमेंट के लिए आपने सबसे पहले एयर फिल्टर वाला जो एयर बॉक्स है जो यहाँ पे होता है उसको रिमूव किया, फिर इनटेक मैनिफोल्ड यहाँ इसके टॉप पे उड़ता है जिसके साथ थ्रॉटल बॉडी उस साइड पे लगी होती है, उनको इकट्ठा भी रिमूव कर सकते हैं, या थ्रॉटल बॉडी को पहले रिमूव करें और फिर आप इनटेक मैनिफोल्ड को रिमूव करते हैं जो इसके साथ आके अटैच होता है। और फिर आप इसको जो कवर है, इसका जेन कवर भी कहते हैं, सिलेंडर हेड कवर भी कहते हैं, प्लास्टिक शेप में अक्सर होता है, उसको आप रिमूव करते हैं। और रिमूव करने के बाद आप गाड़ी को 4th गियर में रखते हैं, 4थे गियर में डालेंगे, और जो राइट साइड का आपका जो टायर है इसको आप जैकअप करेंगे। जैकअप करने के बाद ये 4थे गियर में गाड़ी खड़ी हुई है, जब आप इसको रोटेट करेंगे, इस टायर को जब आप रोटेट करेंगे तो होगा ये कि आपकी क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगी और फिर कैम शाफ्ट भी रोटेट होगी और आपके लिफ्टर्स भी अप डाउन होना शुरू हो जाएंगे। तो कैम शाफ्ट में हम जो ना, एक यहाँ पे होंडा सिटी के अंदर पर्टिकुलरली मार्क्स अवेलेबल होते हैं, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप नंबर देख सकें तो अभी 3 यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, 3। ये जो 3 नंबर है इसका मतलब है 3rd सिलेंडर। इसको इस पॉइंट के साथ अलाइन होना चाहिए स्ट्रेट लाइन में। जब ये अलाइन होगा स्ट्रेट लाइन में कि 3 नंबर यहाँ पे है टॉप पे और ये इसके साथ अलाइन है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका 3rd सिलेंडर के टैपेट्स हैं वो सिलेंडर कंप्रेशन स्ट्रोक पे हैं और उसके टैपेट्स आप एडजस्ट कर देंगे। ये 1st सिलेंडर, 2nd, 3rd, तो 3rd सिलेंडर के ये इनटेक हैं और ये एग्जॉस्ट के टैपेट्स हैं। तो इस वक्त ये अवेलेबल हैं एडजस्टमेंट के लिए, इनको हम चेक कर सकते हैं फिलर गेज की मदद से और इनको हम फिर एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ।
उससे पहले फिर जब ये 3 हो जाएगा तो फिर आप इसको जो मूवमेंट है व्हील की, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है फॉरवर्ड मोशन की तरफ, कि गाड़ी आगे जैसे बढ़ती है क्लॉकवाइज घुमाना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना। इसको हम फर्दर घुमाएंगे और इसी जगह पे ऊपर क्रैंकशाफ्ट की जो ये पुली है इसके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे हमें अगले सिलेंडर का जो फायरिंग ऑर्डर है उसके मुताबिक ये आएगा। ये 3 है, 1342 है मेरे ख्याल में, या 1432 है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। इसके ऊपर इसमें इसलिए याद करने की ज़रूरत नहीं होती कि जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाएंगे जो अगला नंबर आएगा वो सिलेंडर को डिनोट करेगा। जो पहला सिलेंडर है उसके ऊपर अप लिखा होगा, यूपी अप, तो जब अप आएगा तो उसका मतलब है आप पहले सिलेंडर के टैपेट्स एडजस्ट कर सकते हैं। क्रैंकशाफ्ट को मूव करने के लिए जो बेहतर तरीका है वो ये है कि अगर आपके पास सॉकेट सेट अवेलेबल है तो 19 मिलीमीटर की सॉकेट लगती है ये राइट साइड पे व्हील वेल एरिया में। यहाँ पे अगर कभी ये इसको इस जगह से ना, यहाँ पे एक नट है जो कि सीधा क्रैंकशाफ्ट पे लगता है, तो ये सॉकेट वहाँ पे जाके स्ट्रेट बिल्कुल इस तरह से लग जाती है। और इसको उसी तरह से जैसे मैंने टायर का बताया था कि टायर को आप क्लॉकवाइज यानी कि नीचे की तरफ आप घुमाएंगे तो गाड़ी न्यूट्रल होगी और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रैंक केस जो क्रैंकशाफ्ट है वो रोटेट करेगी और उस तरह से आपकी जो टैपेट की आप ऊपर जो कैम शाफ्ट की जो पुली है उसके ऊपर उसी तरह से आप सिलेंडर का नंबर चेक करेंगे, उसको अलाइन करेंगे टॉप के साथ और फिर आप टैपेट एडजस्टमेंट कर लेंगे उस सिलेंडर की जिस सिलेंडर का कैम शाफ्ट की पुली के ऊपर साइन होगा। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पे अक्सर गाड़ियों में सुराख अवेलेबल होता है, अगर पहले कभी इसको इस्तेमाल किया गया हो, अगर ना इस्तेमाल किया गया हो तो यहाँ पे प्रोविज़न होती है इस प्लास्टिक की शीट में, जो कि ये शीट है, ये वाली शीट, इसके अंदर इसी जगह पे प्रोविज़न अवेलेबल होती है। इसको हल्का सा पुश करेंगे तो ये सुराख सा बन जाएगा इस प्लास्टिक की शीट के अंदर और ये बिल्कुल सामने एक बोल्ट नज़र आएगा जो कि क्रैंकशाफ्ट का है। तो ये तरीका न्यूट्रल में गाड़ी अगर किसी के पास, और इसमें आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन चूँकि लंबी रिक्वायर्ड होती है तो यहाँ पे मैंने एक बड़े वाली एक्सटेंशन है 12 फीट की और 6 इंच की 2 एक्सटेंशन ये मैंने इस्तेमाल की हैं ताकि मैं इजीली उस बोल्ट तक पहुँच जाऊँ। और ये 19 mm की सॉकेट है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से भी टैपेट एडजस्ट करने के लिए क्रैंक शाफ्ट को रोटेट किया जा सकता है, जो कि बेहतर तरीका है गियर में डालने से। ये 0.20 मिलीमीटर या 0.008 इंच ये फिलर गेज है जिसको मैं इनटेक पे अप्लाई करने लगा हूँ और इसी पे मैं तमाम इनटेक के टैपेट्स को एडजस्ट करूँगा। इसी तरह से ये जो गेज है मैं अप्लाई करता हूँ कि नज़र, ये 0.30 मिलीमीटर की गेज है जो कि एग्जॉस्ट में हम अप्लाई करने लगे हैं इंशाल्लाह, और ये 0.012 इंचेस पे आती है। तो इसको हम अभी अप्लाई करते हैं और इसका तरीका देखते हैं। तो थर्ड, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे तीसरा सिलेंडर अभी अलाइन है जो कि कंप्रेशन स्ट्रोक के ऊपर है। तो ये मैं 0.20 मिलीमीटर की गेज इसके अंदर मूव करूँगा। ये अगर आप देख सकें इसको मैं क्लोज व्यू में भी दिखा देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होनी चाहिए। इसको ईज़िली ये इसके अंदर स्वैप हो सके, इसको हम स्लाइड कर सकें। ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं। अब अगर इसमें कोई डिस्टर्बेंस होगी तो उसके लिए फिर हम ये चेक नट इसको हम ओपन करेंगे और उसके बाद इस स्क्रू की मदद से हम इसको टाइट या लूज़ करेंगे स्क्रू से, और गेज से हमें उसको स्लाइड करने से हमें अंदाज़ा होगा कि ये अब डिज़ायर्ड उसके ऊपर टाइटनेस के ऊपर पहुंच चुका है कि नहीं पहुंच चुका। जब ये हो जाता है तो फिर हम करते ये इस तरह से हैं कि इसको हम यहाँ पे स्पैनर लगाते हैं और जहाँ पे ये सेट हम कर चुके हैं तो यहाँ पे हम काबू करके स्क्रू ड्राइवर को तो स्पैनर के साथ हम चेक नट को टाइट कर देंगे। ये ऊपर स्क्रू ड्राइवर रखना लाजमी, अदरवाइज़ टाइट करते हुए ये स्क्रू भी घूम जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए इस तरह का मैकेनिज़्म करना बहुत ज़रूरी है।
इस तरह से हम तमाम अपने टैपेट्स सेट करने के बाद उनको एक दफ़ा वेरीफाई करेंगे और हर दफ़ा जब हम एक सिलेंडर चेंज करना होगा तो हम अपने राइट व्हील को रोटेट करेंगे और उस रेस्पेक्टिव सिलेंडर का जब मार्क ऊपर टॉप पे आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, तो फिर उस सिलेंडर के इनटेक और एग्जॉस्ट वेल को हम एडजस्ट करेंगे। टैपेट्स एडजस्टमेंट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम गाड़ी कंप्लीट कर चुके हैं और गाड़ी तैयार है। इसमें एक हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब भी EFI गाड़ियों की टैपेट एडजस्टमेंट के बाद उसको सेट करने के बाद अगर कोई ट्यूनिंग वगैरह नहीं की तो वो थ्रॉटल कैलिब्रेशन या ECM जो इसका कंप्यूटर है उसको रीसेट नहीं करते। तो इसमें चूँकि टैपेट्स रीएडजस्ट हुए होते हैं तो आपकी जो एयर की एंट्री है वो उसकी मिकदार जो है मैस एयर फ्लो सेंसर के पैरामीटर चेंज होते हैं, गाड़ी का जो लोड इंजन का कैलकुलेटेड लोड वैल्यू होती है वो चेंज होती है। तो और कंप्यूटर चूँकि रिटेन करता रहता है मेमोरी में अपनी ये चीज़ें, जब इसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई थी और जो गाड़ी जिस तरीके से रन कर रही थी उसके पैरामीटर्स को उसने अपनी मेमोरी में डाला होता है। तो जब आप एडजस्ट कर लेते हैं, इसके ऊपर मेंटेनेंस परफॉर्म कर लेते हैं, टैपेट एडजस्ट हो गए हैं, तो ये डायरेक्टली जो मेन इसके पैरामीटर हैं इंजन परफॉर्मेंस के उस पर फ़र्क आ जाता है। तो और मेमोरी डिफरेंट होगी और ये फ़र्क पे होगा तो गाड़ी लर्न करते करते काफ़ी सारा टाइम ले जाती है। तो इस असना में आपको पैरामीटर्स अच्छे नहीं मिलेंगे और गाड़ी बहुत सारे मौके पे फ्यूल एवरेज का इशू देगी। ड्राइवेबिलिटी के ऐसा इशू नहीं आते बट फ्यूल एवरेज का इशू स्टिल रहता है जब तक कि नई वैल्यूज़ कंप्यूटर लर्न नहीं कर लेता। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप EFI गाड़ी की टैपेट एडजस्टमेंट करें तो उसके बाद इसका जो ECU है उसको रीसेट करें और इसकी थ्रॉटल की रिकैलिब्रेशन करें और इस तरह से आपका जो टैपेट एडजस्टमेंट है वो बहुत फ्रूटफुल साबित होगी और आपको मार्क डिफरेंस मिलेगा फ्यूल इकानमी के अंदर, ड्राइवेबिलिटी के अंदर और एक यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।